नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे साझेदारी फर्म का समापन। यह पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक पार्ट है, साझेदारी फर्म का समापन। इसके अंदर हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं साझेदारी फर्म। इसके अंदर पहला टॉपिक हमारा साझेदारी फर्म का समापन। जब साझेदारी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य स्थापित साझेदारी संबंध का परस्पर समापन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। फर्म के समापन के फलस्वरूप साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, किंतु साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब अगर फर्म का समापन होएगा, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होएगा तो साझेदारी का भी, पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर साझेदारी का डिसोल्यूशन होएगा तो फर्म का समापन नहीं हो सकता, यह अनिवार्य नहीं है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं ट्रू और फॉल्स में। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन ही साझेदारी फर्म का समापन कहलाता है। अगर समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन होता है तो उसको साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। यह हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 में कहा गया है। हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के समापन की विधियाँ अथवा रीतियाँ। मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर पहला मेथड है न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, जो कि हमारी धारा 40 से 43 तक है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 40 to 43। और सेकंड हम पढ़ेंगे न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा, जो है हमारी धारा 44, बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 44। तो दो हो गया, जिसके अंदर एक तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना हो सकती है डिसोल्यूशन, और सेकंड मेथड हो गया हमारे पास न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। तो पहला पढ़ते हैं न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना। इसके अंदर धारा 40 से 43 तक आता है। तो इसके अंदर पॉइंट से पहला पॉइंट है साझेदारी संलेख के माध्यम से या फिर अनिवार्य समापन। साझेदारी संलेख के माध्यम से मतलब कि एग्रीमेंट, जो भी कुछ हमने एग्रीमेंट लिखा होगा डिसोल्यूशन में, जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसके अंदर डिसोल्यूशन के बारे में अगर कुछ लिखा होगा तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। या फिर अनिवार्य समापन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कि अब समय आ ही गया है उसको डिसोल्यूशन करने का, तो समापन कर देंगे हम उसका। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने पर, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि कोई पार्टनर पागल हो गया है या फिर मृत्यु हो गया है किसी पार्टनर की, तो हमको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ रही है, पार्टनरशिप घाटे में चल रही है। तो पार्टनरशिप एकदम से कोई भूकंप आ गया तो पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा घाटे में होने लग गई, तो इसके लिए हम डिसोल्यूशन करते हैं। ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में सूचना के माध्यम से, यह हमारी धारा 43 में आती है। बाय द वे ऑफ नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब सेकंड केस है हमारे पास न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। तो सेकंड केस है हमारे पास न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। अब जब न्यायालय हस्तक्षेप करेगा बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये हमारे सेक्शन 44 में है। किसके सेक्शन 44 में? साझेदारी फर्म के जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 44 में है। इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं किसी साझेदार के पागल होने की स्थिति में जब न्यायालय अपने आप ही आदेश दे देगा उनको उनकी पार्टनरशिप ख़त्म करने के लिए, आवेदनकर्ता साझेदार को छोड़कर अन्य किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने की दशा में। मतलब कि जो आवेदनकर्ता साझेदार, मतलब कि जो काम करने वाला साझेदार है, वही जाएगा न्यायालय के पास कि और सारे नहीं कर रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन और सारे साझेदार, तो इस दशा में हो सकता है कि न्यायालय उसको ऑर्डर दे कि अपनी पार्टनरशिप बंद करो, अपनी पार्टनरशिप फर्म। आवेदनकर्ता साझेदार को छोड़कर
अन्य साझेदारों के दुराचार के आधार पर आवेदनकर्ता साझेदार को छोड़कर अन्य किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर साझेदारी संलेख में निहित प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर। 5th पॉइंट, यदि फर्म निरंतर हानि में चल रही हो तथा भविष्य में फर्म द्वारा लाभ कमाने की संभावना ना हो, तो इस स्थिति में भी न्यायालय उसको ऑर्डर दे सकती है अपनी फर्म बंद करने के लिए। उक्त समस्त कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से फर्म का विघटन किया जाना न्याय संगत हो, मतलब कुछ भी हमारा जो न्याय संगत हो, मतलब कि लॉ में हो, लॉफुल हो, तो वही हमारा न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा कर सकते हैं हम डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का। अब साझेदारी फर्म के समापन या फिर विघटन पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहली हो सकती है हिसाब किताब का निपटारा, कि हिसाब किताब का निपटारा कैसे करें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सबके अकाउंट्स का कैसे कैसे निपटारा करें। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास फर्म के ऋणों तथा साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। फर्म के ऋण मतलब कि पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स। अब जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होएगी तो उसके अंदर दोनों के ऋण होंगे, फर्म का भी ऋण होएगा और पार्टनर्स का भी ऋण होएगा, तो उनके भुगतान कैसे किए जाएंगे, उसका भी निपटारा करना भी एक समस्या है। तो पहला हमारे पास हिसाब किताब का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये हमारा सेक्शन 48 में आता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 48 के अनुसार हिसाब किताब का निपटारा निम्न रीति के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार किया जाता है। पहला है हमारा हानियों की पूर्ति, सेटलमेंट ऑफ लॉसेस, जो सेक्शन 48A में आता है। फर्म की हानियों की पूर्ति सर्वप्रथम उपलब्ध लाभों में से, तत्पश्चात साझेदारों की पूंजी में से, अंततः यदि फिर भी आवश्यकता हो तो समस्त साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभ वितरण अनुपात में वहन की जाएगी। मतलब कि पहले तो हम हानियों की पूर्ति करेंगे, जो भी कुछ हमारे पास लाभ बचे होंगे, प्रॉफिट बचा होगा उससे, फिर उसके बाद में साझेदार के कैपिटल अकाउंट से करेंगे, पूंजी खातों से करेंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ बचता है हमारे पास हानि, तो उसका भुगतान हम कैसे करेंगे, उसका लाभ वितरण अनुपात में सारे के सारे साझेदार वहन करेंगे इसके अंदर। और सेकंड केस क्या आता है हिसाब किताब वाले में, सेकंड आता है संपत्तियों का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, जो सेक्शन 48B में आता है हमारा। तो इसके अंदर फर्म के संपत्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कि एसेट्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम फर्म संपत्ति को बाह्य दायित्व के भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात साझेदारों द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात साझेदारों की पूंजी का भुगतान किया जाता है। अंततः समस्त देयताओं के भुगतान के पश्चात भी यदि कुछ शेष बचता है तो उसे समस्त साझेदारों के मध्य उनके लाभ वितरण अनुपात में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बाह्य दायित्व मतलब कि जो हमारे एक्सटर्नल डेब्ट होंगे उनको हम पहले भुगतान करेंगे संपत्तियों से, हमारी एसेट्स से। उसके बाद में साझेदारों द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान करेंगे हम, मतलब कि जो साझेदार ने लिए होंगे ऋण पार्टनर्स ने, उसका भुगतान करेंगे। और फिर उसके बाद में साझेदारी पूंजी का भुगतान करेंगे, मतलब साझेदारी कैपिटल अकाउंट्स का भुगतान करेंगे। और अगर जब भी इसके बाद भी हमारे पास लाभ बचता है, मतलब एसेट बचती है इसके बाद भी हमारे पास, तो उसको हम साझेदारों के मध्य लाभ वितरण अनुपात में बांट दिया जाएगा। सेकंड केस, फर्म के ऋणों तथा साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स, ये हमारा सेक्शन 49 में। इस स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा इसकी धारा 49 के अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया जाएगा। फर्म की संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। यदि इसके पश्चात भी कुछ शेष बचता है तो इसका प्रयोग अनुपातिक आधार पर साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने अथवा
साझेदारों के भुगतान करने के लिए किया जाएगा। तो व्यक्तिगत ऋण मतलब कि जो कि उन्होंने प्राइवेट डेट ले रखे होंगे, पर्सनल लोन ले रखा होगा, उसके भुगतान के लिए किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब दायित्वों का भुगतान मतलब कि हमारे क्रेडिटर्स का भुगतान हम कर देंगे फर्म के, तो उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ शेष बचता है संपत्तियों में, एसेट्स में, तो वो हम साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान के लिए कर सकते हैं प्रयोग उसका। और सेकंड केस, साझेदार के व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम उसके व्यक्तिगत दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। यदि इसके पश्चात कुछ राशि शेष बचती है तो उसका प्रयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है। अब साझेदार के व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग किया जाएगा उसके दायित्वों का भुगतान करने के लिए, और अगर उसके बाद भी उसके पास कुछ संपत्ति बचती है साझेदार के पास, तो वो फर्म के दायित्व के भुगतान के लिए की जाएगी। पहले वाले हमने क्या पढ़ा कि दायित्वों का प्रयोग पहले किस लिए किया जाएगा? जब फर्म की संपत्तियाँ होगी उसके अंदर हम पहले फर्म के दायित्वों का भुगतान करेंगे, फिर देंगे हम साझेदारों का ऋण, व्यक्तिगत ऋण। दूसरे वाले में क्या है, जो साझेदार का व्यक्तिगत संपत्ति होगी उसके अंदर हम पहले साझेदार का लोन चुकाएंगे और फिर जो बचेगा उसको हम फर्म के दायित्व का भुगतान करने के लिए प्रयोग करेंगे। और ये हमारा है फर्म के समापन पर लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का विघटन होने पर फर्म का व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अतः उसकी हिसाब की भइयों को बंद करने हेतु निम्न खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता बनेगा हमारे पास वसूली खाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। दूसरा खाता बनेगा साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तीसरा खाता बनेगा साझेदारों के ऋण खाते, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और चौथा खाता बनेगा बैंक अथवा रोकड़ खाता, यानी कैश और बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट बनेगा। तो ये चारों के चारों हम खाते बनाना सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा मेरा टॉपिक। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।